हेलो एवरीवन, मैं नवीन राम और आज से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और पूरी केमिस्ट्री क्लास 7th की ख़त्म करूंगा। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी टॉपिक में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दें कि हम किस तरीके से आखिर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं आपके सिलेबस को। तो मैं सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है, जो केमिस्ट्री की ABCD जिसे कहा जाता है, मैं सबसे पहले उसको कवर करने की कोशिश करूंगा और फिर मैं आगे चल करके एक एक करके एक एक टॉपिक जितने भी NCERT में गिवन हैं सारे टॉपिक्स, और उसके अलॉन्ग विथ हम जो भी ओलंपियाड्स के लिए ज़रूरत होती है वो सभी कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे बच्चों, दैट इज जनरल केमिस्ट्री। तो पहली चैप्टर आपकी यही होगी और मेरा यकीन मानिए जब आप जनरल केमिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे तो एक आपको बहुत ही बेहतर कॉन्फिडेंस मिलेगा और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप किसी भी तरह के टॉपिक को केमिस्ट्री में समझने में सक्षम होंगे, यानी कि आप एलिजिबल होंगे समझने के लिए, इजीली समझ सकते हैं। मैं इस चैप्टर को ABCD ऑफ केमिस्ट्री भी कहता हूं। ऐसा इसलिए कहता हूं कि चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, अगर वो ये समझ जाता है, इस चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से समझ जाता है, तो उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, खास करके केमिस्ट्री में। तो हम इन सब पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं सर, तो मैं बड़े डिटेल में ये सब कुछ आपको बताऊंगा कि जनरल केमिस्ट्री में आपको मैं क्या क्या चीज़, क्या क्या टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो बहुत बेसिक चीज़ होता है, मैं बहुत जीरो लेवल से मूव करूंगा और सबसे पहले मैं आपको मैटर के बारे में बड़े डिटेल में आपको बताऊंगा, है ना। सबसे पहले मैं आपको मैटर के बारे में पढ़ाऊंगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको एटम्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला है, ABCD ऑफ केमिस्ट्री, तो ये दीज आर द वेरी बेसिक थिंग जो कि आपको आनी ही चाहिए तभी जाकर के, क्योंकि ABCD ही जब क्लियर नहीं होता है ना, इमेजिन कीजिए ना, जब आपको ABCD ही नहीं पता होता तो क्या आप इंग्लिश लिख पाते, क्या आप इंग्लिश बोल पाते? नहीं, दिक्कत आती, बहुत सारी दिक्कतें आती, फेस करनी होती है आपको। तो इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री के ABCD को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं बेटा, तो आपको बिल्कुल भी आगे चल करके प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एटम्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो इस थ्योरी को भी बड़े डिटेल में बताऊंगा। एवरीथिंग हम एक एक करके 1 by 1 सबको कवर करेंगे, है ना। फिर मैं बताऊंगा आपको मॉडर्न थ्योरी की क्या है, मॉडर्न थ्योरी एटम्स को कैसे बताते हैं वहां पे, है ना। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताऊंगा कि एक्चुअल में अभी हम एटम्स के बारे में किस तरीके से बात करते हैं, है ना, और डाल्टन्स इसे क्या कहते थे एटम्स के बारे में, वो सब कुछ हम विद इन टॉपिक देखने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बड़े डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे आया ये कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको एटॉमिक नंबर के बारे में, ताकि आपको जो भी नंबर याद करने हैं एटॉमिक नंबर, वो मैं याद कराऊंगा किसी एलिमेंट्स के लिए क्या क्या होते हैं। फिर आपको मैं कुछ एलिमेंट्स के मास नंबर याद करवाऊंगा, सो दैट आगे चल करके ये सभी ज़रूरत पड़ती है अपने आप को, तो आप भी बड़े आसानी से ये सब चीज़ बता सकें। तो जिसके कारण मुझे ये सब कुछ बड़े डिटेल में बताना पड़ेगा। और यकीन मानिए मैंने जैसे कहा है कि ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं ये पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानूंगा जितने भी टॉपिक मैं कवर करूंगा उसमें,
क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री में ना बैकबोन की तरह वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सिखाने के बाद यहाँ पे वैलेंस सेल के बारे में बताऊंगा। हालांकि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लेवल पे जो दे रखा है वो बहुत कम दे रखा है, बट मैं इतना बता दूंगा कि आपको दोबारा कभी 11th 12th या किसी भी लेवल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बता दूंगा, ठीक है। फिर वैलेंस सेल के बारे में बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना, ये क्या होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं कवर करूंगा आयोन्स के बारे में कि क्या होता है आयोन्स। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम आयोन्स में आप देखेंगे तो फिर मैं रेडिकल्स के बारे में बात करूंगा कि रेडिकल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं यहां पे, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जरूर हैं बट आपको बड़े बड़े परेशानी दे देते हैं ये। अगर इनका फील नहीं आया अंदर से या फिर आप नहीं अच्छे से इसको सीख पाए तो दिक्कतें आती हैं। अच्छा, पूरी केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो एक से एक केमिकल फार्मूला आपको देखने को मिलता है। क्या वो मुझे याद करना पड़ेगा सर? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉजिक को समझा जाए तो आप ढेर सारे केमिकल फार्मूला खुद से बना सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री में यही सबसे डिफिकल्ट लोगों को लगता है कि क्या सर मुझे याद करना पड़ेगा, इतने सारे कंपाउंड्स हैं क्या मुझे याद करने पड़ेंगे? ना ना ना, उनको ABCD एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती है, जिसके कारण वो लॉजिकली एक चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप डे 1 से चीज़ों को कनेक्ट करना सीख गए ना तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो केमिकल फार्मूला के बाद हम जो पढ़ेंगे बेटा वो एटॉमिक मास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर किसी भी एटम्स के एटॉमिक मास क्या होते हैं, कैसे आए हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम अगर एटॉमिक मास सीख जाएंगे आप तो मैं आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले जाते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये मैं आपको फिर बताऊंगा। और इस तरीके से फाइनली हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में, है ना। लास्ट में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन अराउंड, मैं मान के चलता हूं कि मिनिमम 50 क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा मैं मिनिमम बात करता हूं बेटा, मिनिमम 50 क्वेश्चन तो एनी हाउ कराऊंगा ही कराऊंगा। और आपका आज के बाद कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ते बेटा तो उसका एप्लीकेशन सबसे बड़ी बात होती है। यानी कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उसके प्रॉब्लम करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो भी उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करने हैं। तो 50 नहीं, आपको तो टारगेट लेना चाहिए कि 100 से 200 के बीच में क्वेश्चन करने चाहिए हर एक टॉपिक में। जितना आपको चैप्टर मिले हर एक चैप्टर में आप अपने तरफ से इतना टारगेट लीजिए। बट चूंकि हम इतना समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में जरूर करूंगा, ठीक है। इतना इनफ होगा, मैं हर एक तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप 100-200 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेंगे आगे चल करके वो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इजी तरीके से आप ले पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये पूरा चीज डिटेल में बताऊंगा। तो इतने चीजों को कवर करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी भी किसी भी तरह का केमिस्ट्री आप समझना चाहें, कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहें, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद बेटा मैं गारंटी लेता हूं कि डायरेक्ट आप 11th 12th के भी टॉपिक पढ़ने जाओगे ना तो आपको 100% समझ में आएगा। क्या होता है कि बच्चे 10th के बाद जैसे ही 11th में जाते हैं उनको बुखार लग जाता है, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10th तक उनकी बेसिक जो है वो बहुत जीरो लेवल से पढ़ते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे लेवल तक नहीं जा पाते। तो ये गैप एक रह जाता है कि 10th और 11th के बीच में एक फिलर्स जिसे हम कहते हैं वो गैप रह जाता है, और वो गैप को मैं भरने का काम करूंगा।
आपने 7th ही पढ़ लिया या फिर कोई भी टॉपिक आप पढ़ लोगे यहाँ पे, तो फिर आपको ये जो गैप होता है ना, वो गैप को मैं भरने की कोशिश करूंगा और मैं बहुत बेहतर तरीके से भर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपको जूनियर डिवीजन में भी पढ़ाने का है, यानी कि मैंने 6 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों को भी पढ़ाया है, पहले पढ़ाया हुआ है मैंने। और अब मैं जेई है ना, IIT जेई या फिर 11th-12th में कोई भी बच्चे जो होते हैं, नीट के हो गए या जेई के बच्चे हो गए, मैं उनको अब पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, तो आप एकदम चिंता ना करें। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ये सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इसका बोलना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह है ना, कि क्या होता है आखिर केमिस्ट्री, ये तो बता दूँ। कि इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, पहले डेफिनेशन आप देख लें। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with, है ना, which deals with the composition, and properties of matter and the changes in that undergoes by various इंटरेक्शन। कहने का मतलब है बेटा, यहां पे आप सबसे पहले केमिस्ट्री के डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं साइंस का, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस, यहां पे मैंने कहा केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सो व्हाट इज साइंस? फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साइंस वो चीज है बेटा, एक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं इसे, और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, जो भी आपके आमने सामने में नजर आता है, अगर उसकी स्टडी आप सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिकली अगर कर रहे हैं तो वो विज्ञान है, वो साइंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। मान लीजिए कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा और फर्दर आपको कोई टॉपिक और भी पढ़ने के लिए आ जाता है, फिर वहां पे आप पढ़ते हैं, आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, तो दिक्कतें आती हैं। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि डेफिनेशन ही ये कहता है कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। तो यहां पे साइंस इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। तो आप इसकी इंटरनल चीजों को समझने की कोशिश करें। ये खुद साइंस ऐसा कह रहा है कि मुझे अगर क्रमबद्ध एक एक करके जो चीज पहले पढ़ना चाहिए उसे पहले पढ़िए, फिर बाद में पढ़िए, ऐसे सिस्टमेटिक वे में मेरे को पढ़ते चले जाइए, तभी मैं समझ में आऊंगा अच्छे तरीके से। और आप अगर यहां पढ़ लिए, फिर डायरेक्टली यहां पढ़ लिए, फिर डायरेक्टली यहां पढ़ लिए, तो ऐसे अगर गैप छोड़ोगे, कुछ टॉपिक्स छोड़ते चले जाओगे, ऐसे टॉपिक्स छोड़ते चले जाओगे, तो आपको समझने में भी डिफिकल्टी आने लगेगी। सो बेहतर यही होगा कि 1 बाय 1 टॉपिक को कंप्लीट करिए सिस्टमेटिक वे में, सो दैट आपको साइंस बड़ा इजी लगने लग जाए। अब देखिए केमिस्ट्री को मैं डिफाइन करता हूं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री में हम एक्चुअल में हम किसी भी जो भी आपके आमने सामने में जो मैटर दिखता है, ठीक है, जो मैटर दिखता है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कॉम्पोजिशन, है ना, जो भी आपके आमने सामने दिख रहा हो सकता है पेपर दिख रहा हो, पेन दिख रहा हो, जिसमें आप पढ़ रहे हैं लैपटॉप दिख रहा हो, टैब दिख रहा हो, मोबाइल दिख रहा हो, ये सब कुछ अपना मैटर है। और मैटर के कॉम्पोजिशन को समझेंगे कि आखिर किस किस चीजों से मिलकर के बना है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि वहां पे क्या क्या उसकी
प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एंड उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये दूसरे से कभी इंटरेक्ट करते हैं, एक से दूसरा कभी इंटरेक्ट करता है, तो क्या कभी कुछ रिएक्शन होता है। तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। जो आपके आमने सामने में जो मैटर दिख रहा है उसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज है, एंड द चेंजेस इन दैट अंडरगोज बाय वेरियस इंटरेक्शंस। केमिस्ट्री का लैंग्वेज में आप समझना चाहें इजी तरीके से तो बस इतना समझिए कि मैटर के जो मैटर अभी तो मैंने समझाया नहीं है कि मैटर क्या होता है, अभी जस्ट इसके बाद वही आने वाला है। तो बस इतना समझ लीजिए कि मैटर के बारे में उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, और वो मैटर अगर दूसरे मैटर से इंटरेक्ट करता है तो क्या आखिर कुछ नया रिजल्ट बनाता है, कुछ नया रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है क्या। दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम यही करते बेटा कि पूरी तरीके से सिर्फ केमिकल्स की ही रिएक्शन करते, मतलब केमिकल के बारे में ही पढ़ते रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते रहते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते रहते हैं। यही पूरी केमिस्ट्री में हम करते रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन थिंग विच वी विल कवर इन फर्दर लेक्चर। तो ये पूरी तरीके से आपको मैंने केमिस्ट्री के डेफिनेशन बताई। अब हम आते हैं कि सर आपने मैटर पे यहाँ पे अभी पूरी डिटेलिंग नहीं की है, तो नेक्स्ट मैं आता हूँ मैटर के बारे में आपको बताऊं कि मैटर आखिर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैटर के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना जो है बेटा वो मैटर है। तो आप चाहें तो डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, है ना, मैं लिख देता हूं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज space, has mass and offer resistance. Resistance is called matter. बड़े गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। मैंने कहा कि कोई भी चीज आप इस ब्रह्मांड में ले लीजिए, वो अगर स्पेस ऑक्युपाई करता है या फिर उसका कुछ मास होता है या फिर वो ऑफर्स रेजिस्टेंस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले ले बेटा, आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, अभी लैपटॉप पड़ा हुआ है या टैब, वो सब कुछ मैटर है। जो आपके आमने सामने कुछ भी दिख रहा है आपको, वो सब कुछ मैटर है ना। कैसे? क्योंकि आप एक पेन की ही एग्जांपल ले लें। अगर मैं एक पेन ले लेता हूं, इस तरीके से एक पेन बना देता हूं, ये पेन है, तो पेन भी क्या करता है कि स्पेस ऑक्युपाई करता है। कहीं भी आप रखते हो तो जगह घेरता ही है ना। फिर अगर मान लीजिए कि इसका कुछ मास है, अगर आप इसके वजन करने जाएं तो उसका कुछ मास भी निकल के आता है, कुछ वजन भी है इसका, है ना। और ये ऑफर सम रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है सर? मान लीजिए बेटा कि अगर पेन यहां पे रखा हुआ है, इस टेबल में एक इस तरीके से मैंने पेन यहां पे रख दिया, क्या ये हवा में उड़ने लगेगा बेटा? क्या खुद से खिसक पाएगा? ये जहां पे रखा हुआ वो वहीं पे है। अगर खुद से हिलने लग जाएगा तो आप कहोगे कि भूत आ गया है। तो ऑफर्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? नो डाउट यहां पे आप कह रहे हो, यहां कुछ बोल रहे हो, तो हवा यानी कि एयर निकल रहा है, आपके चारों तरफ भी एयर है, लेकिन उतना फोर्स जो एयर लगा पा रहा है, एयर जो आपके चारों तरफ चल रहा है, उतना फोर्स उसके लिए सफिशिएंट नहीं है कि इसको डिस्प्लेस कर पाए, कि इसको हिला पाए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को एक जगह पर इकट्ठा वहीं पे स्टेबल रखे हुए है, वो हिल ही नहीं रहा है, वो हिल नहीं रहा है वहां से। इसका मतलब क्या कर रहा है बेटा? एक सर्टेन टाइम तक एक रेसिस्ट करता है, वो एक फोर्स को रेसिस्ट करता है अपने आप को, है ना, हिलता नहीं है वहां से। और नहीं हिलता है तो आप समझ जाइए कि वो रेसिस्ट कर रहा है, तो कोई भी मैटर करेगा। हालांकि ये अलग बात है कि हर जगह आप ये नहीं बता पाओगे। जैसे पेज भी है, तो पेज भी आपको रेसिस्ट करता है कुछ देर के लिए, है ना। पेज अभी देख लीजिए, आपके हमेशा चारों तरफ एयर तो है ही, हवा तो है ही, तो क्या वो उसको हिला पाता है? नहीं,
लेकिन एक समय आता है जब ज़्यादा अगर एयर चलने लग जाए तो वो पेज हिलने लगता है, यानी कि रेसिस्टेंस जितना एक समय तक वो सहता रहता है, वो एक जगह स्थिर रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं उस पर तो वो हिलना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल बुक ले लीजिए, जो आपके सामने पड़ा हुआ है बुक ले लीजिए, है ना, या फूड मटेरियल, कोई भी जो खाना खाते हैं आप, कोई भी फूड मटेरियल ले लीजिए, जो पीते हैं, कोई भी ड्रिंक करते हैं, है ना, वो आप कोई भी मटेरियल, क्लोथ्स ले लीजिए जो आप पहनते हैं, ये सब कुछ मैटर ही बना है बेटा, मैटर से ही, ये मैटर ही कहलाते हैं, ये मैटर से ही बने हुए होते हैं सब कुछ, जितने भी आपके आमने सामने जो भी चीज दिख रहे वो सब कुछ, है ना। तो ये चीज आपको जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि मैटर क्या होता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ और बताऊं आपको कि सर सब चीज मैटर है। अब मैं नॉन मैटर वाली बात बताता हूं कि नॉन मैटर आखिर कौन कौन से हैं। कभी कभी लोग आपको पूछ लेते हैं कि नॉन मैटर बताओ भैया कि क्या है, तो वैसा चीज, उल्टा कर दो, वैसा चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता हो, जिसका कोई मास नहीं होता हो, जो कोई रेसिस्ट नहीं करता हो कोई चीज को, वो नॉन मैटर कहलाता है। सर ऐसा क्या हो, सर इस दुनिया में ऐसा क्या चीज है जो ऐसा करता हो? आप खुद सोचो बेटा, किसी भी तरह का फीलिंग्स जो लेते हैं, जो फील करते हैं कोई भी चीज को, है ना, किसी के बारे में कुछ भी फील जो करते हो आप, क्या उस फील, क्या कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? ना ना ना। क्या उसका कोई मास होता है? नहीं। क्या उसको ऑफर्स रेजिस्ट करता है, कुछ ऑफर सम रेजिस्टेंस? नो। तो फीलिंग जो होंगे, जितने भी तरह का फीलिंग होगा, कोई भी पेन कर रहे हो, पेन का फीलिंग कर रहे हो, हैप्पी का फीलिंग कर रहे हो, कुछ भी आप फील कर रहे हो, वो नॉन रेजिस्टेंस में काउंट आएंगे। हीट क्या करते हो आप? फील करते हो, है ना, तो हीट को आप फील कर सकते हो, तो इसमें किसी भी तरह का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ये कि कोई मास नहीं होता, है ना, कोई रेसिस्ट नहीं करता, ऑफर सम रेजिस्टेंस नहीं करता, तो ये हम कहेंगे कि ये नॉन मैटर के कैटेगरी में आएगा। तो वैसे चीज जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, उससे आप अंडर द कैटेगरी आप रखेंगे किसमें बेटा? मैटर में। तो